नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के उस सेशन में। आज है बुधवार 18 मार्च 2026, चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2082 और अमावस्या भी आज ही के दिन है। नाथद्वारा में भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आस्था और पर्यटन का एक नया केंद्र विकसित हुआ है। यहाँ गिरिराज पर्वत बड़ा मंगरा पर भगवान हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 131 फीट है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 200 टन है। इसका आधार बनाने में 15 फीट की ऊंचाई वाला इसका मजबूत आधार बनाया गया है। पर्वत की ऊंचाई करीब 400 फीट है। फिर उसके ऊपर प्रतिमा की ऊंचाई 131 फीट है, जिससे हम टोटल इसकी ऊंचाई 531 फीट हो गई है। दृश्यता 20 से 25 किलोमीटर दूर से यह मूर्ति दिखाई देती है। नेक्स्ट, इसका मजबूत ढांचे का निर्माण किया गया है। लोहा, स्टील और मेटल से इसका निर्माण किया गया है। इसमें सुरक्षा के लिए कोटिंग की गई है, जिसमें विशेष धातु और फाइबर की कोटिंग की जा रही है ताकि तेज हवा और बारिश और भूकंप जैसे प्राकृतिक अभाव से सुरक्षित रहे। यह प्रतिमा श्रीनाथ जी मंदिर के गिरिराज परिक्रमा मार्ग में स्थित है। जो श्रीनाथ जी के अपन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उसके मार्ग के पास स्थित है। इसका निर्माण प्रसिद्ध कलाकार नरेश कुमावत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट मैंने पढ़ा था इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध कलाकार नरेश कुमावत द्वारा किया गया। आर्थिक सहयोग इसमें गिरीश शाह द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन 17 से 18 मार्च को आयोजित किया गया था। विषय इसका था आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी सोच, आर्थिक राष्ट्रवाद और तकनीकी आत्मनिर्भरता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना। वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन ये एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर महाविद्यालय उदयपुर में आयोजित किया गया। इसका आयोजक राजस्थान विद्यापीठ और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का संयुक्त तत्वाधान में इस चांसलर सम्मेलन को आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े द्वारा किया गया। भागीदारी इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना के लगभग 150 कुलपति और ऑफलाइन होंगे और 160 से अधिक ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इको फ्रेंडली पेंट का निर्माण किया जा रहा है, जहां इसका प्लांट लगाया जा रहा है, जहां गाय के गोबर से पेंट तैयार किया जाएगा। जोजावर गांव पाली में यह इको फ्रेंडली पेंट प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट करने पर कुल 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत लगाया जा रहा है। पेंट की विशेषताएं क्या रहेगी, तो यह पेंट एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होगा, पर्यावरण अनुकूल होगा पूरी तरह से, और नेचुरल होगा और इको फ्रेंडली होगा। उप उत्पाद इसका हम देखें कि पेंट के बाद और उप उत्पाद क्या क्या रहेगा, तो पेंट बनाने के बाद बचा हुआ ठोस हिस्सा ऑर्गेनिक खाद के रूप में काम लिया जाएगा, जिससे दीपक, ईंटें आदि बनाई जा सकेगी। नेक्स्ट, पुस्तक का नाम जयमल वंश प्रकाश। यह पुस्तक मेड़त या जयमल वंश के इतिहास और उनकी वंशावली पर आधारित है। इसका विमोचन जौहर मेला में आए थे हमारे उत्तर प्रदेश के श्रीमान मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा किया गया था। अवसर चित्तौड़गढ़ में आयोजित वार्षिक जौहर मेला समारोह। जयपुर के द पैलेस स्कूल में एआई इन स्कूल्स विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। एक्सपर्ट इनमें थे विलीब्रोड जॉर्ज ने शिक्षकों को एआई के महत्व के बारे में बताया। जयपुर के द पैलेस स्कूल में एआई इन स्कूल्स विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विलीब्रोड जॉर्ज ने शिक्षकों को, टीचर्स को एआई के महत्व के बारे में बताया कि आप इस तरह से एआई को टीचिंग में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी और डिमांड साइड मैनेजमेंट नियम 2026। नया मॉडल डक कर्व के संकट का समाधान है। राजस्थान में दिन के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन शाम 7 से 10 बजे होते ही सौर ऊर्जा खत्म हो जाती है और बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। इस गैप को डक कर्व कहा जाता है।
शाम को भारी मांग पूरी करने के लिए सरकार को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। इसका समाधान ये हो सकता है कि उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना कि वे अपनी बिजली की खपत को शाम के पीक ओवर से हटाकर दिन के समय जब सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण होता हो उस समय उत्पादन करें या अपनी प्लांट को उस समय शुरू करें। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को कैसे होगा फ़ायदा? तो जो उपभोक्ता डिस्कॉम की सलाह पर अपनी भारी बिजली खपत वाले काम कम समय में करेंगे उन्हें बिजली बिल में छूट दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा। एग्रीगेटर की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार एक नया बिजली बाजार विकसित करने के लिए एग्रीगेटर नियुक्त करने का प्रस्ताव लाई है। यह एजेंसी कई छोटे उपभोक्ताओं जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग पॉइंट, स्मार्ट उपकरण चलाने वाले को एक साथ जोड़कर डिस्कॉम के साथ समन्वय करेगी। इससे बिजली की मांग का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और बिजली खरीद की लागत कम होगी। नेक्स्ट, नाहर नृत्य का आयोजन। धनतेरस के अवसर पर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को यह आयोजन किया जाता है मांडल भीलवाड़ा में। इस बार इसका 413वां आयोजन किया गया। इसमें बादशाह बेगम की सवारी निकाली गई। सुबह रंगों से होली खेली गई थी। सदर बाजार से बादशाह बेगम की सवारी निकाली गई थी। नाहर नृत्य की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें कलाकार अपने शरीर पर रुई, कॉटन चिपकाकर और सींग लगाकर नाहर, चित्ता, शेर का रूप धारण करते हैं। भगवान नारसिंह अवतार को समर्पित है ये। मुख्य अतिथि इस बार इस धनतेरस के नाहर नृत्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा थे। उप मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर 223 करोड़ रुपए की लागत के 187 विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें सड़क, भवन, विद्यालय और महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण शामिल है। ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखें तो कहा जाता है कि यह नृत्य मुगल सम्राट शाहजहां के स्वागत में शुरू किया गया था, जब वे मेवाड़ की यात्रा के दौरान मांडल में रुके थे। तब से यह परंपरा आज भी जीवित है। जब मेवाड़ को अधीन करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां मेवाड़ की यात्रा पर थे, तभी उन्हीं के स्वागत में उनका मनोरंजन करने के लिए यह परंपरा शुरू की गई थी। सम्मानित व्यक्तित्व डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो जयपुर जिला कलेक्टर हैं। जितेंद्र कुमार सोनी, जयपुर जिला कलेक्टर। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। उनकी कहानी संग्रह है भरखमा। भरखमा के लिए उनको राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2025 से नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार देश का प्रतिष्ठित राजकीय साहित्यिक सम्मान है। इसके तहत निम्नलिखित प्रदान किया जाता है। 1 लाख की नकद राशि प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी एक प्रशासनिक अधिकारी, कुशल प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक प्रख्यात साहित्यकार भी है। अब तक उनके 15 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने राजस्थानी और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम ध्यान में रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को भरखमा, उनकी जो कहानी संग्रह है उसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है, जो उनको राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रज महोत्सव फिल्म लाडली का प्रदर्शन। ब्रज महोत्सव में फिल्म लाडली का प्रदर्शन किया गया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रज महोत्सव में ब्रज भाषा की फिल्म दिखाई जाएगी। जवाहर कला केंद्र में यह आयोजन होगा, जयपुर में। मुख्य उद्देश्य यह फिल्म बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती है। विशेषता इसकी है, इसका निर्माण तीतरी प्रोडक्शन के बैनर तले विपिन तिवारी द्वारा किया गया। लाडली फिल्म का निर्माण। डॉक्टर श्वेता को फ्यूचर शेपर अवार्ड। डॉक्टर श्वेता को फ्यूचर शेपर अवार्ड। जयपुर की महिला उद्यमी को उनके नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। सम्मानित व्यक्तित्व डॉक्टर श्वेता चौधरी, जो जयपुर के निवासी है। पुरस्कार का नाम है फ्यूचर शेपर 2026। यह आयोजन नई दिल्ली स्थित IIT में आयोजित योर स्टोरी शी स्पार्क्स सम्मेलन में उनको प्रदान किया गया। उनको किस लिए यह सम्मान मिला है? तो उनके स्टार्टअप इवोवह और कोडेजू के लिए दिया गया है। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो हम ध्यान में रखेंगे जयपुर की डॉक्टर श्वेता को उनके नवाचारों के लिए, उनके स्टार्टअप्स के लिए फ्यूचर शेपर 2026 का अवार्ड नई दिल्ली IIT में दिया गया। पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन।
लक्ष्य है राजस्थान की 14 लाख से अधिक पांडुलिपियों और ग्रंथों का संरक्षण और डिजिटाइजेशन किया जाना। समय सीमा इसके लिए अगले 3 महीने में इन पांडुलिपियों का विस्तृत सर्वे पूरा किया जाएगा। यह केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय, जो केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। राज्य में नोडल अधिकारी इसके लिए राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी की निर्देशक लता श्रीमाली को नियुक्त किया गया है। नई परिषद इस कार्य के सुचारू संचालन के लिए राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। क्लस्टर केंद्र देखें तो राजस्थान में 2 मुख्य क्लस्टर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा विश्व गुरु दीप आश्रम, 2 इसके मुख्य क्लस्टर होंगे। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में 3 स्वतंत्र केंद्र भी कार्यरत हैं। इसको डिजिटाइजेशन किए जाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के ऐप के माध्यम से लोगों को जानकारी जुटाई जाएगी लोगों से, जिसके तहत डेटा फीड किया जाएगा। लोग अपने पास उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना ऐप पर दर्ज कर सकेंगे। सूचना मिलने के बाद विशेषज्ञों द्वारा पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट, फार्म से फॉर्च्यून तक महासम्मेलन। वैदिक वन औषधि पादप केंद्र पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर में फार्म से फॉर्च्यून तक महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है फार्म से फॉर्च्यून तक गौ संवर्धन और ग्रामीण उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए मंथन। प्रतिभागी इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, एमपी, उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान और कृषि विशेषज्ञ और कृषि उद्यमी इनमें शामिल हैं। मुख्य चर्चा के बिंदु क्या क्या है इसमें? तो प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक जैविक खेती और औषधीय हर्बल पौधों की खेती पर विशेष जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मूल्य संवर्धित उत्पादों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। स्टार्टअप्स और उद्योग, कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स मॉडल और प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग अपनाने की सलाह दी गई है। व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराना किसानों को। सम्मेलन में बायबैक एग्रीमेंट, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट लेबलिंग और निवेश निर्यात की संभावना की जानकारी दी गई है किसानों को, ताकि वो अपनी अतिरिक्त आय का कार्य कर सके और उद्योग आधारित कृषि कर सके। राजस्थानी जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए 130 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें सुसज्जित घाट, यात्री निवास, नगर प्रवेश द्वार, नदियों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग जैसे सुविधा शामिल है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष सर्किट विकसित किया जाएगा। तो हम ध्यान में रखेंगे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, सीता माता अभ्यारण्य और ऋषभदेव जैसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। टीएसपी क्षेत्र के लिए निवेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर और सिरोही जिलों के लिए 1902 करोड़ रुपए के 326 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। प्रमुख घोषणाएं और पहल मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है कि वन अधिकार पट्टे, जनजातीय समाज के लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा। बेणेश्वर एनीकट की रिमॉडलिंग की जाएगी ताकि धाम पर वर्ष भर पानी उपलब्ध रहे। सीएम ने छात्राओं को स्कूटी, लखपति दीदियों को टैबलेट और स्वयं सहायता समूह को ऋण के चेक वितरित किए। इस अवसर पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 14 से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। उसी के तहत ये आयोजन किया गया। राजस्थान में टीकाकरण की सफलता और स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर द्वारा साझा किए गए मुख्य बिंदु हम ध्यान में रखेंगे। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ख्यूसर है। 3 दशकों का सफर। राजस्थान में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 1992-93 में मात्र 21.1% था, जो 2024-25 में बढ़कर 91.8% हो गया है। राष्ट्रीय औसत से आगे राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। NFHS 5 सर्वे के अनुसार राज्य का टीकाकरण प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 4 अंक अधिक है, अर्थात राष्ट्रीय औसत 80.4% रहा है। 11 बीमारियां 10 टीके, बच्चों
को 10 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं जो 11 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें BCG का, हेपेटाइटिस बी का, पेंटावेलेंट, पोलियो, रोटा वायरस, PCV, खसरा रुबेला, IPV, DPT बूस्टर और TD टीके लगाए जा रहे हैं। पोलियो मुक्त राजस्थान राज्य में वर्ष 2009 के बाद पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। 2009 के बाद भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। 2014 में उस भारत को पोलियो से मुक्त किया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। तो हम इनमें देखें कि राजस्थान का प्रतिशत कितना रहा है, तो 2021-22 में 83.3% राजस्थान का टीकाकरण प्रतिशत रहा है। 2022-23 में 85.2%, 2023-24 में 88.2% तथा 2024-25 में 91.8% इस टीकाकरण का प्रतिशत रहा है। बार हेडेड गूज हाल ही में चर्चा में रहा पक्षी है। इसका स्थान बोरखेड़ा गांव का तालाब चाकसू जयपुर में है। वहाँ बार हेडेड गूज जो पक्षी है वो आते रहते हैं बोरखेड़ा गांव का चाकसू जयपुर। 500 से ज़्यादा बार हेडेड गूज के 3 बड़े समूह अभी भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं। मतलब सर्दियों के मौसम में ये यहाँ आते हैं, परंतु मौसम परिवर्तन के टाइम ये वापस यहाँ से चले जाते हैं। आमतौर पर ये सभी पक्षी सर्दी खत्म होने से पहले अपने अपने मूल स्थानों पर लौट जाते हैं, लेकिन इस बार गर्मी शुरू होने के बावजूद ये यहीं रुके हुए हैं। पक्षियों के बारे में हम जानकारी लें तो ये मूल रूप से लद्दाख, मंगोलिया, तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। प्रवास के दौरान ये सर्दियों में उच्च हिमालय को पार कर दक्षिण एशिया की ओर प्रवास करते हैं। इनमें इनकी विशेषता है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों में से एक है बार हेडेड गूज। ठहराव के संभावित कारण हम देखें तो सुरक्षित वातावरण, कम मानवीय गतिविधि और सुरक्षित माहौल के कारण ये पक्षी यहाँ सहज महसूस कर रहे हैं। युद्ध के हालत पक्षी पश्चिम एशिया ईरान क्षेत्र के रास्ते लौटते हैं। आशंका है कि उन क्षेत्रों में युद्ध के हालातों की वजह से पक्षी वापस लौट रहे हो, यहाँ आगे नहीं बढ़ रहे हो। महाराजा महासमागम 2026 आयोजक है महाराजा कॉलेज जो पूर्व छात्र समिति है। महाराजा महासमागम 2026 का आयोजन उन्होंने किए हैं, जो महाराजा कॉलेज के जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने। प्रधान वाटिका मानसरोवर जयपुर में आयोजित किया गया महाराजा महासमागम 2026, जिसमें देश विदेश से आए पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया है। महाराजा कॉलेज के महाराजा रत्न अवार्ड 2026 इंस्पेक्टर दिनेश सिंह फौजदार सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को महाराजा रत्न 2026 अवार्ड दिया गया है। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह महाराजा रत्न 2026 अवार्ड। महाराजा विभूषण अवार्ड 2026 डॉक्टर योगेश अग्रवाल को दिया गया है, जो चिकित्सा से संबंधित है। डॉक्टर योगेश अग्रवाल को महाराजा विभूषण 2026 का अवार्ड दिया गया है। राजस्थान दिवस समारोह के तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। पद्मश्री से सम्मानित गफरुद्दीन खान मेवाती और उनके समूह ने प्रस्तुति दी। उन्होंने पंडुन का कड़ा गायन के माध्यम से महाभारत की कथा को लोक शैली में प्रस्तुत किया। गफरुद्दीन खान मेवाती ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने पंडुन का कड़ा जो महाभारत की कथा को लोक शैली में प्रस्तुत उन्होंने किया। इसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन जैसे पात्रों को रोचक संवादों को लोक गायकी में पिरोया गया। वाद्य यंत्र में देखिए कलाकारों ने भपंग वादन किया, जिनकी मधुर ध्वनियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाहरुख खान ने भपंग पर, रामप्रसाद ने हारमोनियम पर, मदन लाल ने ढोलक पर प्रस्तुति दी। नेक्स्ट आगामी कार्यक्रम जो है 16-17 मार्च को हो गए हैं, उनमें संगीत संध्या का आयोजन किया गया जवाहर कला केंद्र में, जिनमें गज़ल व सूफी गायक रज्जब अली भारती अपने समूह के साथ प्रस्तुति दी उन्होंने। साथ ही पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समुद्र मंथन मंगलवार को आयोजन किया गया। 17 मार्च को राष्ट्रीय नाटक विद्यालय NSD की ओर से मध्यवर्ती सभागार में पुरानी गाथा पर आधारित समुद्र मंथन का मंचन किया गया जवाहर कला केंद्र में। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में स्थित राजस्थान उत्सव 2026, यह उत्सव 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बीकानेर हाउस में
दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है, जो 25 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। प्रदर्शनी में सीएम ने एक राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के लोक जीवन, ऐतिहासिक धरोहरों के चित्र लगाए गए। एजेंसी के कार्य हम देखें तो रूडा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आधारित स्वरोजगार जैसे हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं तथा आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण और आजीविका प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह जो बीकानेर हाउस में आयोजित किया जा रहा है, रूडा और आजीविका के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और उसकी समान परिभाषा, यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। समिति का उद्देश्य यह रहेगा कि अरावली की एक स्पष्ट और समान परिभाषा तय करना, ताकि इसके संरक्षण और खनिज अन्वेषण से जुड़ी विवादों को सुलझाया जा सके, ताकि जो इनका अवैध खनन किया जा रहा है अरावली का, तो उसको रोक सके और विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न कार्य कर सके। इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। प्रस्तावित अध्यक्ष इसके हैं कंचन देवी, जो 1991 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। आईसीएफआरई की महानिदेशक अभी वो वर्तमान में है। इन्हें वन नीति और वन्य जीव संरक्षण में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नेक्स्ट, समिति में कौन कौन से सदस्य जो प्रस्तावित हैं, उनमें सुभाष आशुतोष, पूर्व महानिदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण, तथा राजेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व निदेशक भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राजस्थान दिल्ली फोल्ड बेल्ट विशेषज्ञ हैं वो। तेजल कनितकर, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा नीति और सतत विकास शोधकर्ता है। जया प्रकाश यादव, जो जैव विविधता और पर्यावरण अध्ययन में विशेषज्ञ है। तेजबीर सिंह राणा, वरिष्ठ भूगोलवेत्ता और शिक्षाविद है। एसवी सिंह, पूर्व अतिरिक्त सर्वेनियर जनरल है। सीएन पांडे, गुजरात के पूर्व प्रधान मुख्य वन रक्षक। आर.एन. मिश्रा, जिनकी पुस्तक है ट्रीज ऑफ राजस्थान के और क्षेत्रीय भूगोल के विशेषज्ञ हैं। विजय दसमाना और धर्मेंद्र प्रकाश, जो नागालैंड के पूर्व पीसीएफ रहे, उनको इस समिति में प्रस्तावित सदस्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नई तकनीक का विकास किया गया है। लिप टू स्पीच और डिसऑर्थिया टू स्पीच ऐप। अजमेर के मूल निवासी और आईआईटी हैदराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर विनीत गांधी द्वारा इसका ऐप का निर्माण किया गया है। जो अजमेर के रहने वाले विनीत गांधी द्वारा लिप टू स्पीच और डिसऑर्थिया टू स्पीच ऐप का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना जो बोल नहीं सकते, जिनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, न्यूरल डिसऑर्डर और डिसऑर्थिया से पीड़ित है। लिप्स टू स्पीच ऐप की कार्यप्रणाली ये रहेगी कि ऐप होठों के हिलने के हाव भाव को पहचान कर उनके स्पष्ट ध्वनियों में बदल देता है, तथा डिसऑर्थिया टू स्पीच खराब और अस्पष्ट इनपुट आवाज़ को क्रिस्टल क्लियर आवाज़ और आउटपुट में बदलता है। भविष्य की योजना यह कि फिलहाल ये अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्ले स्टोर पर उपलब्ध होंगे। इसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ ने फंडिंग दी है। कोटा थर्मल के सामुदायिक भवन में आयोजित अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई है कोटा थर्मल के सामुदायिक भवन में, जिनमें पावर लिफ्टिंग के परिणाम में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। व्यक्तिगत उपलब्धि में हम देखें तो 93 केजी वर्ग में राजस्थान के अजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, तथा 105 किलो वर्ग में हरीश कुमार मीणा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का 42वां वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर सिटी के पैलेस के मानक चौक में आयोजित इस भव्य समारोह में 104 विभूतियों को सम्मानित किया गया। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिनमें कर्नल जेम्स टोड अलंकरण से श्री डॉक्टर माली एमा एटकिन को सम्मानित किया गया, जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। हल्दीघाटी अलंकरण से कमलेश किशोर सिंह को सम्मानित किया गया। हकीम खां सूर अलंकरण से स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक को सम्मानित किया गया। महाराणा उदय सिंह अलंकरण से मिरी मुथु योगनाथन को सम्मानित किया गया।
पन्नाधाय अलंकरण से कैप्टन प्रणव छाबरिया को सम्मानित किया गया। प्रमुख राज्य स्तरीय और विशेष पुरस्कार में हम देखें तो अरावली अलंकरण से जो पैरा ओलंपिक अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया, जो निशानेबाजी से संबंधित है, SS1 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। डागर घराना अलंकरण से प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को सम्मानित किया गया। महाराणा मेवाड़ अलंकरण से भुवनेश जैन, जो राजस्थान पत्रिका के डिप्टी एडिटर है, उन्हें सम्मानित किया गया महाराणा मेवाड़ अलंकरण से। देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर के प्रतिका याशिनी को भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में जयपुर सिग्नल विभाग के नरेश कुमार ने शॉटपुट इवेंट में कांस्य पदक जीता और भारत की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जयपुर के नरेश कुमार ने शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हम ध्यान में रखेंगे। कार्यक्रम का नाम विष्णुदत्त शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह। इसका मुख्य विषय है विकसित भारत स्वप्न से यथार्थ की ओर। प्राकृत भारती अकादमी मालवीय नगर जयपुर में विष्णुदत्त शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजक द सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान राजस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया। जलीय कृषि बीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। PMMKSSY यह भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है जलीय कृषि को सुरक्षित करना और बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता देना। बीमा प्रीमियम की लागत का 40% सरकार देगी और SC/ST महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10% का लाभ। अधिकतम सीमा हम देखें तो 1 लाख तक का प्रोत्साहन 4 हेक्टेयर तक के लिए तथा प्राकृतिक आपदाओं, दंगों और बीमारियों से होने वाले नुकसान का बीमा देना। यह मत्स्य पालन विभाग और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत संचालित है। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता दिवस जो 15 मार्च को मनाया गया, इसका आयोजन राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपभोक्ता दिवस का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजन किया गया। प्रदेश के उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना। प्रमुख संबोधन श्री सुमित गोदारा जी द्वारा, जो उपभोक्ता मामले मंत्री, राजस्थान में उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा ने इन्हें संबोधित किया। इस सम्मेलन की थीम सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता रखी गई है, तो ध्यान में रखेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 की थीम राजस्थान में सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता है। गिव अप अभियान के हम देखें तो इस अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को की गई थी। लगभग 16 महीनों में 55 लाख लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। खाद्य सुरक्षा के अन्य अपडेट में हम देखें तो खाद्य सुरक्षा सूची कुल 82 लाख पात्र वंचित लोगों के लिए सूची में जगह बनी है। पोर्टल की बहाली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः शुरू किए जाने के बाद लगभग 77 लाख नए पात्रों को जोड़ा गया, जिनमें प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो हमारे मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास जी ने उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट, राजस्थान दिवस विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, जिसका उद्देश्य हम देखें कि युवाओं और नागरिकों को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति से परिचित कराना और विकसित राजस्थान 2047 के विजन में सहभागी बनाना। इसका आयोजक है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, शिक्षा विभाग और RKCL की सहभागिता। तीनों विभाग मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इसकी अवधि कुल 15 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित की जा रही है। क्विज की संरचना हम देखें तो 2 भागों में से बांटा गया है, जिनमें राजस्थान को जानने तथा विकसित राजस्थान 2047 के बारे में इनमें क्विज पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 मार्च से 19 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान युवा शक्ति दिवस 2026, इस कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। बजट 2026-27 में युवाओं के लिए घोषणा की गई, जिनमें सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जनजातीय क्षेत्र के 5000 युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर जयपुर में एडवांस स्किलिंग के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी।
शिक्षा में सुधार के लिए 50 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आईसीटी लैब बनाई जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय विशिष्टता को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा देश की प्रति व्यक्ति आय में पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है। नेक्स्ट हम देखें अन्य महत्वपूर्ण विकास करें तो वर्तमान में 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। लक्ष्य है 2027 तक सभी जिलों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए। रामजल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना और यमुना जल समझौते के जैसे कार्यों पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र के लिए लगभग 485 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कुल 403 स्टार्टअप्स को 1145 लाख रुपए 11.45 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंड वितरित किया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 राजस्थान का ऐतिहासिक कदम। राजस्थान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ नई गाइडलाइंस के तहत एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हर घर जल के संकल्प को पूरा करना और प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक शुद्ध और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। यह एमओयू दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की उपस्थिति में एमओयू किया गया। इसके प्रमुख लाभ रहेंगे कि इससे जल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी और मिशन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। नेक्स्ट मिशन का लक्ष्य और कवरेज हम देखें तो इस समझौते के बाद प्रदेश के बकाया 44.65 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। बजट और अवधि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। कुल परिव्यय होगा मिशन के पुनर्गठन के लिए बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें केंद्रीय सहायता 3.59 करोड़ रुपए है जो टोटल इस पर व्यय किया जाएगा। उसमें जल जीवन मिशन 1.0 का रिपोर्ट कार्ड हम देखें तो उनमें प्रदेश में 1.07 करोड़ ग्रामीण घर हैं, जिनमें अब तक 58.54% 63.603 लाख घरों में नल से कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिलों का प्रदर्शन हम देखें तो सबसे आगे हनुमानगढ़ है, जिसमें 90.89% उपलब्धि हासिल कर ली है। दूसरे स्थान पर श्री गंगानगर है, जिन्होंने 88.56% हासिल कर ली। सबसे पिछड़ा बाड़मेर है, जिनमें 21.30% हासिल कर ली है। सबसे पिछड़ा बाड़मेर है, सबसे आगे हनुमानगढ़ है, दूसरे स्थान पर श्री गंगानगर है तथा सबसे कम प्रगति वाले अन्य जिलों में हम देखें सबसे पिछड़ा बाड़मेर है, फिर डीग जिन्होंने 28.63% तथा चित्तौड़गढ़ जिन्होंने 28.94% हासिल किया है। इस मिशन का अंतिम लक्ष्य दिसंबर 2028 तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराना और ग्राम पंचायतों को हर घर जल प्रमाणित करना है। केंद्र से आर्थिक सहायता। एमओयू के बाद राजस्थान को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलने में आसानी होगी। सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, समयबद्ध तरीके से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। उद्यमी संवाद समारोह 18 मार्च को आयोजित किया। औद्योगिक विकास की नई राह। इसमें 3 नई नीतियों का अनावरण किया गया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। उद्यमी संवाद समारोह जो 18 मार्च को आयोजित किया गया, इसमें तीनों का अनावरण किया गया। अन्य बिंदु हम देखें तो 226 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और 119 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया गया। युवाओं के लिए सहायता। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के चेक सौंपे गए। रिको की भूमिका। जोधपुर, पाली, मारवाड़ और बूढ़ी बावल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पत्र और लीज डीड प्रदान किए गए। एमएसएमई विकास नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति के माध्यम से उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आरजीएचएस और आईएचएमएस का एकीकरण। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी सरकारी अस्पतालों को राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी सरकारी अस्पतालों को इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम
एचएचएमएस से जोड़ने की तैयारी कर रही है। गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी। इससे आरजीएचएस में दवाओं की खरीद और जांचों में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पोर्टल से जुड़ने से डेटा का मिलान आसान होगा और फर्जीवाड़े को पकड़ा जा सकेगा। नेक्स्ट, डेटा मिसमैच की समस्या का समाधान होगा। वर्तमान स्थिति हम देखें तो अधिकतर सरकारी अस्पतालों में आउटडोर ओपीडी और आईएचएमएस पोर्टल पर बनती है, लेकिन जब आरजीएचएस लाभार्थी पर्ची बनवाते हैं तो उनका डेटा पोर्टल से मैच नहीं हो पाता है। तो डेटा अपलोड न होने के कारण कई बार मरीज एक ही जांच 2 बार करवा लेते हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। बेहतर ट्रैकिंग और मैनेजमेंट। आरजीएचएस और आईएचएमएस सिस्टम से जुड़ने के बाद दवाओं का स्टॉक और लेबोरेटरी जांचों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, जबकि मरीजों को बार बार जांच करवाने की असुविधा से मुक्ति मिलेगी। विमेन स्किल्स सेंटर और एंटरप्रेन्योर हब। प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और एम्बर क्रॉम्पी एंड केंट फिलेंथ्रोपी। हस्ताक्षर पीकेडीएफ। प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी गौरवी कुमारी और एकेपी के मैनेजमेंट डायरेक्टर विक्रम मधोक के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है, जिसके तहत प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन मुख्यालय बादल महल जयपुर में एग्रीमेंट हुआ है, जिसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट शक्ति का विस्तार करना। यह साझेदारी सिग्नेचर ट्रैवल नेटवर्क द्वारा दिए गए ट्रैवल एलिवेट्स ग्रांट 2026 के माध्यम से संभव हुई है। यह 2023 में शुरू हुई सफल साझेदारी का अगला चरण है, जिसके तहत पहले ही 100 से अधिक महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा चुकी है प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट, इसमें सिलाई, डिजिटल साक्षरता, बिजनेस डेवलपमेंट के गुणों से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा। उद्देश्य और प्रभाव हम देखें तो ग्रामीण राजस्थान की महिलाओं के कौशल में सुधार करना, उन्हें उद्यमिता के लिए तैयार करना ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। यह महिलाओं को केवल हुनर नहीं सिखाएगा, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और उन्हें बढ़ाने के गुर भी सिखाएगा। नेक्स्ट, बॉल बैडमिंटन इंडो थाईलैंड टेस्ट सीरीज में भारत की ऐतिहासिक जीत। थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन सीरीज में भारतीय टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला वर्गों में गोल्ड मेडल जीता है। इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज पटाया थाईलैंड में आयोजित की गई। 11 से 15 मार्च को राजस्थान की प्रतिभाशाली खिलाड़ी हर्षिता स्वामी ने भारतीय महिला टीम के सदस्य के रूप में सीरीज में हिस्सा लिया। तो हम ध्यान में रखेंगे, हर्षिता स्वामी बॉल बैडमिंटन इंडो थाईलैंड टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रही थी। टीम की इस ऐतिहासिक जीत में हर्षिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे उन्होंने प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नेक्स्ट, बेटी चैरिटी वॉक बालिका सशक्तिकरण के लिए एक पहल की गई। 22 मार्च को इसका आयोजन होगा बेटी चैरिटी वॉक का मुंबई में। जयपुर के 2 प्रमुख डिजाइनर्स का कलेक्शन इस वॉक में शो किया जाएगा। उनमें प्रमुख है हनीत सिंह, फैशन डिजाइनर है, करीना जैन जो ज्वेलरी डिजाइन है, इनकी ज्वेलरी और उनको प्रदर्शित किया जाएगा बेटी चैरिटी वॉक में। चित्तौड़गढ़ के नवीन न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संस्थान बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सरकारी स्कूलों में बार बार होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण अब विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई बाधित नहीं होगी। नया नियम यह है कि अब सरकारी स्कूलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड और शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी अन्य परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षा निर्देशालय से अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। प्रमुख बिंदु हम देखें तो बिजली और पंखे की सुविधा, बिजली कनेक्शन के साथ साथ केंद्रों पर पंखे और कूलर भी लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में पहले 17,000 से अधिक केंद्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। फिर इसका चिन्हीकरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उन केंद्रों की पहचान शुरू कर दी गई है जहां अभी तक बिजली नहीं है। नेक्स्ट, विभिन्न स्थान, स्कूल परिसर, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, पटवार भवनों में चल रहे केंद्रों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ तक कि बिना किराए के निजी भवनों में भी चल रहे केंद्रों को भी कनेक्शन मिलेगा। प्रदेश में कुल आंगनबाड़ी केंद्र है 63,000, सरकारी भवनों में संचालित केंद्र है 51,000 प्लस 51,000 से अधिक सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है तथा पूर्व शिक्षा प्री स्कूल ले रहे बच्चे 12 लाख हैं। 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिफॉर्म की राशि। किससे लाभ मिलेगा तो हम देखें, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को लगभग 40 लाख बच्चे को निःशुल्क यूनिफॉर्म की राशि मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी तो प्रत्येक विद्यार्थी को 600 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए शिक्षा विभाग को करीब 250 करोड़ रुपए मिले।
यह राशि डीबीटी के माध्यम से छात्र के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसके लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। राजस्थान दिवस समारोह 14 से 19 मार्च तक आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान दिवस 2026 मुख्य आकर्षण राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। 19 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। 18 मार्च 2026 को नेचर हाइक्स ट्रैकिंग स्थान खेड़ी गेट सागर लेक आमेर में किया जाएगा। ट्रैकिंग की जाएगी 6 किलोमीटर की, तथा 18 मार्च को सुबह 8 बजे हेरिटेज वॉक की जाएगी पुराना शहर जयपुर में। 19 मार्च को साय 7 बजे से भव्य सांस्कृतिक संध्या पद्मश्री अनवर खां मांगणियार एवं दल, पद्मश्री तगाराम भील व राजस्थानी लोक कलाकारों की कथक आकर्षक कोरियोग्राफी सहित प्रस्तुति दी जाएगी। भव्य आतिशबाजी स्थान अल्बर्ट हॉल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा 19 मार्च को। आज नेक्स्ट हम सोजा सी बुलेटिन के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन सी नई सुविधा लागू की गई है जिससे राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों के नागरिक राजस्थान में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं? तो नेशनल हेल्थ कवरेज, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, स्टेट क्रॉस बॉर्डर ट्रीटमेंट, आयुष्मान भारत लिंक। इस इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के द्वारा दूसरे राज्य के जो नागरिक है वो राजस्थान में और राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में अस्पतालों में कुल कितने नए बेड की वृद्धि की गई है? तो 6400 नए बेड की वृद्धि की गई है। बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो भरतपुर और बीकानेर में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री किया जा रहा है? तो महल रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार किन 2 स्थानों के बीच करने के लिए रूट वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है? तो प्रहलादपुरा से तोडी मोड़ तक वैज्ञानिक रूप से रूट बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं? तो वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल 23 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की है? तो अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा की गई है। 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह किन मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे? तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, इन सभी के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। राज्य के चिकित्सा विभाग में नवचयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो राजस्थान हेल्थ पोर्टल का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो स्वास्थ्य बीमा माँ योजना के तहत 2189 प्रोजेक्ट बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ा दी गई। 2179 बीमा पैकेट्स बढ़ा दिए गए। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम कल के सेशन का रिवीजन करें। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण टपुकड़ा संयंत्र अलवर में बनाया जाएगा। स्थानीय उत्पाद होंडा के पहले इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन इसी वर्ष 2024 में राजस्थान के टपुकड़ा प्लांट में शुरू होगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो राजस्थान के तहत ये सफल हो पाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसएमएस अस्पताल जयपुर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान बनाया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है, जो लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे उन्नत संस्थान बताया जा रहा है। यह 6 प्रकार की एडवांस लेजर मशीनें, डायोड, फ्रैक्शनल, CO2, एल्जाइमर आदि लगाई गई है। एडवांस उपचार में PRP द्वारा बाल उगाना, हाइफू, सफ़ेद दाग, साइरोसिस, जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों का इलाज करना। राजस्थान स्टेट गैस को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार के उपक्रम RSGL को स्मार्ट गैस वितरण में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा
पर आधारित तकनीक के बेहतरीन उपयोग के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड दिया गया है। इनमें तकनीकी लाभ सीएनजी मदर स्टेशन पर आईओटी के जरिए रियल टाइम निगरानी, डेटा या एकीकरण स्वचालित प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे डेटा ट्रैकिंग आसान हुई है। सोल्जराथॉन 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया है। कपूरचंद कुली जी के जन्मशती पर्व के अवसर पर मिलिट्री स्टेशन स्थित गांधी स्टेडियम से जयपुर से इसमें मुख्य अतिथि मिजोरम के राज्यपाल श्री वीके सिंह थे तथा इसका आयोजन वंडर सीमेंट राजस्थान पत्रिका द्वारा फिटिस्तान एक फिट भारत की ओर सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट, बाड़मेर गड्ढा रोड वैष्णो देवी गुफा मंदिर का निर्माण हुआ है। राजस्थान कैडर आईपीएस जय यादव बने बीएसएफ के डीआईजी। हियर क्वेस्ट का आयोजन गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर द्वारा किया गया। इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर तृतीय रैंक पर रहा है। भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय वेद और विज्ञान इसका प्रमुख विषय था। भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी। राष्ट्र साधना के 100 वर्ष पर काव्य संध्या का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जयपुर विभाग की ओर से 22 मार्च को राजधानी जयपुर में विशेष काव्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के बारे में हमने जानकारी ली थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन एंटी वेनम नशे के खिलाफ जयपुर रेंज की बड़ी मुहिम है। इसके तहत विभिन्न जो एनडीपीएस के एक्ट के तहत मादक पदार्थों के तस्करों, उनके फाइनेंसरों और अवैध खेती करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। यह ऑपरेशन एंटी वेनम 15 से 31 मार्च तक चलाया जाएगा जयपुर रेंज द्वारा। पेयजल प्रबंधन में हम देखें, समर कंटीजेंसी प्लान जो सरकार द्वारा बनाया गया, उनमें मुख्यमंत्री ने आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 19 मार्च से विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की शुरुआत होगी। नए हेडपंप, नलकूप आदि लगाए जाएंगे। जयपुर जिला सरकारी योजनाओं में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना में जयपुर प्रथम रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की श्रेणी में जयपुर पहले स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और कचरा संग्रहण में 100% लक्ष्य हासिल किया है तथा बैंक सखी, कृषि सखा और पशु सखी जैसे कार्यक्रमों में भी जयपुर ने अच्छे प्रदर्शन किए। राजस्थान रोजगार एवं सामाजिक रुझान रिपोर्ट एनसीएस की रिपोर्ट के हम देखें आंकड़ों में तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में 1.79% अधिक है। पंजीकरण के आंकड़े हम देखें तो 21,03,175 पुरुषों ने, 24,18,505 महिलाओं ने, ट्रांसजेंडर में 515 ने रोजगार की तलाश में पंजीकरण किया है। और रिटायरमेंट के बाद भी 64 से भी ज़्यादा एज वाले, उनमें 5,391 वृद्ध भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, 15 मार्च को हुए थे। हरियाणा के समालखा में आरएसएस की बैठक के दौरान जयपुर प्रांत की ओर से प्रकाशित अंत्योदय के स्वर पुस्तक का विमोचन किया गया। सरकारी विद्यालयों के लिए शैक्षणिक भ्रमण के निर्देश दिए गए। 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जो किया गया था। अध्ययनरत 7 वर्ष तक के बालकों को ऐतिहासिक भ्रमण करवाया जाएगा, जो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। नेक्स्ट, मिताली राज को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिताली राज जो मूल रूप से संबंधित जोधपुर से हैं। बीसीआई के वार्षिक नमन पुरस्कार समारोह के दौरान मुंबई में दिया गया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में स्पीक मेके की ओर से अनहद श्रृंखला के तहत एक विशेष शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया। आरआईसी में टेक एनर्जी इंडस्ट्री समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर द्वारा शनिवार को एक महत्वपूर्ण तकनीकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। टेबलिंटन 2026 का आयोजन किया गया जयपुर में, जिसमें चिकित्सकों का खेल उत्साह एसएमएस स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम में चिकित्सकों के लिए टेबलिंटन के 11वें संस्करण का आगाज किया गया। जयपुर गुलाबी नगर के फिल्म मेकर सुरुचि शर्मा की फिल्म गगन गमन ने वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी की फिल्म में अरविंदन नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड मिला है। फिल्म का चयन, गगन गमन का चयन कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में हुआ है। मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024, बीजिंग इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म, शिकागो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म, स्विट्जरलैंड। भाषा और शूटिंग ये पूरी तरह से राजस्थानी में बनी तथा इसकी पूरी शूटिंग जयपुर में हुई है।
अनारदाना की वैश्विक सफलता निशी दुग्गड़ की फिल्म है ये। इसकी उपलब्धि है कि विदेश के 45 फिल्म फेस्टिवल्स में चुनी जा चुकी। इसकी लोकेशन जो रही है जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में मुख्य रूप से की गई है। इसे तेहरान फिल्म फेस्टिवल में सिल्क रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। टोटल भारत के 14.82% दूध का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। स्वच्छता संकल्प अभियान का आगाज किया गया है जयपुर से अल्बर्ट हॉल परिसर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रामनिवास बाग में पौधा भी लगाया गया था। सुजसी बुलेटिन के क्वेश्चन हमने देखे थे। खिलाड़ियों के भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए और जोखिम बचाव के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा किया जा रहा है? तो 25 लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग कितनी लागत से नए खेल उपकरण खरीदे गए? तो 19 करोड़ रुपए की लागत से। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे? तो चौथे स्थान पर रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 34 पदक जीते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य के जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जिसे राजस्थान ने हासिल कर लिया है? तो 7.5% खर्च होना चाहिए पूरी जीडीपी का। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां दी है? 249। राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौते के तहत डेटा सेंटर ऑफ मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत धरातल पर शुरू हुए कार्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई जोधपुर में लगाई जाएगी, प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई धौलपुर में लगाई जाएगी, एग्रो आधारित उद्योग सीकर में लगाए जाएंगे, अर्थात ये सभी सही है। राज्य में छोटे उद्यमियों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज पर व्यवस्था कितना वर्ष कर देगा? 60 वर्ष तक लीज पर ले सकते हो। राज्य की भविष्य औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है? तो 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। इससे पहले हम एक और न्यूज़ देख लें। नेहा पारेख जयपुर को राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।